तो इन तमाम बातों के ऊपर कंसेंसस बना, एक आम सहमति बनी है। यूक्रेन के मुद्दे पर आम सहमति बनना सबसे ज़्यादा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विभाजित रहे हैं जो नज़रिया रहा है पश्चिम देशों का और रूस का। तो पश्चिमी देशों का ध्यान रखते हुए और साथ साथ रूस के हितों का ध्यान रखते हुए एक आम सहमति यहाँ पर बनी है। और न सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने हैं उनको लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, बायोफ्यूल्स को लेकर, इन तमाम मुद्दों को इस न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में रखा गया है। और इसे समझने के लिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डीपी श्रीवास्तव, पूर्व राजनयिक, डॉक्टर आसिफ इकबाल, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, वीरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व राजनयिक। तो बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जाएगा, सामरिक कूटनीतिक कामयाबी भारत के लिए कि एक आम सहमति बनाना और न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की घोषणा, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। डीपी श्रीवास्तव साहब। जी हाँ, धन्यवाद। ये जैसा आपने कहा, ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि इतनी इस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भी यूक्रेन ऐसे मसले पे ना सिर्फ यहाँ पे कंसेंसस हो गया, बल्कि इसके साथ ये भी नजर आता है कि दोनों तरफ की दोनों ग्रुप्स, उनकी पोजीशंस नजदीक आ गई हैं। नहीं, क्योंकि उसके बिना ये कंसेंसस नहीं पॉसिबल था, और इसमें भारत ने जरूर भूमिका निभाई है। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में 2-3 चीजें और सामने उभर के आई हैं। एक तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे जो डेवलपिंग कंट्रीज के फिनांस के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सामने लाया गया है कि हमको जरूरत पड़ेगी कम से कम $5.9 ट्रिलियन की 2030 तक, और उसके बाद आवश्यकता अलग से होगी नेट जीरो के गोल को परस्यू करने के लिए। कहाँ तक इसको डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं वो बात अलग है, क्योंकि उनका कमिटमेंट इस डॉक्यूमेंट में अभी $100 बिलियन ही रहा है। लेकिन हाँ, उसके साथ वर्ल्ड बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, इसमें कुछ रिलैक्सेशन हो गया है, जिससे लेंडिंग कुछ बढ़ जाएगी। करीब $200 बिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे 8 साल में। लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि जिस स्केल की हमें जरूरतें हैं, जो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है $5.6 ट्रिलियन, उसके सामने ये $100-200 बिलियन जो हैं, ये जरा काफी कम अमाउंट्स हैं। और इसके साथ यहाँ पे 2 बड़ी घोषणाएं हुई। एक तो एशिया इंडिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जिसमें शिपिंग और रेलवेज दोनों रहेंगे। इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन भी रहेगा। तो इसमें हमारे मुल्क जरूर पास में आएंगे। और दूसरी बड़ी घोषणा थी अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना, जो भारत की पुरानी परंपरा हमारी रही अफ्रीका के साथ नजदीकी की, उसी का एक अच्छा और नया उदाहरण है। बिल्कुल। तो ये अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर जो शामिल होना है, आसिफ इकबाल साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहती हूँ। आप जो हैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट होने के साथ साथ फॉर्मर कंसल भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम जैसे देशों का भी, और ये इस तरह से जैसे कि जो देश इसके बाहर थे भी, अफ्रीका जैसे देश, और अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करना, जैसा प्रधानमंत्री ने पहले वादा किया था, ये बाली के समय बताया गया, और अब जो है अफ्रीकन यूनियन भी एक सदस्य देश के तौर पे इसमें है। वो एक इंक्लूसिवनेस और किस जो ग्लोबल साउथ के ऊपर लगातार फोकस है, उस वादे को पूरा होते हुए दिखता है। और एक बड़ी उपलब्धि है भारत और अफ्रीका के देशों में जो सहयोग रहा है, वो साथ साथ इसके क्या मतलब समझ में आते हैं, कितना ये इसका इम्पैक्ट होगा और कितना इसकी अहमियत है। थैंक यू नजमा। तो ये एक्चुअली जो अफ्रीका का जो फोकस है प्रधानमंत्री जी का 2014 से शुरू हुआ है, और मुझे लगता है अभी 2023 में जो डिक्लेरेशन में अफ्रीका को इन लोगों ने लाया है, 2000 मतलब 23 साल के बाद में एक नई ब्लॉक को अलाउ किया गया है
इस G20 में ये बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, भारत के लिए। और अफ्रीका को लाने का मतलब यही है कि जो 55 देश है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है और जहाँ पे भारत अभी बहुत ही ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, जहाँ पे चीन बहुत पहले स्ट्रांग था और अब भारतीय इंडस्ट्री जो है वहां जाने लगी है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ये कंटिन्यूस सपोर्ट जो इन्होंने प्लेज किया है, इससे क्या होगा कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अफ्रीका को लाने का एक बहुत अच्छा मुद्दा हो गया है। और भारतीय जो हमारी भारतीय की जो ये है कल्चर है कि हम लोग हर एक को लेके साथ लेके चलते हैं, तो ये जो है अफ्रीका को लेकर के हमने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी है दुनिया के सामने कि एक लो इनकम ग्रुप या एक डेवलपिंग नेशंस या ग्लोबल साउथ की तरह अफ्रीका को हम लोगों ने लिया है। और किस तरह हम लोगों ने G20 कॉम्पैक्ट अफ्रीका को लेकर के किस तरह से हम लोग वॉलंटरी एक हमने प्रपोजल बनाया है और इसकी सहमति दी गई चीन से और रूस से भी। उन लोगों ने भी बिना प्रेजेंट किए ही उन्होंने बैकअप किया था। तो एक हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री का, भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, हमारे ये एक बहुत खास करके एक बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि इसके ऊपर सहमति रूस की भी है, चीन की भी है और अफ्रीका को शामिल किया गया है। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं जो इजिप्ट में एम्बेसडर रह चुके हैं, तंजानिया में रह चुके हैं और इसराइल में भी। पर इजिप्ट और तंजानिया, इजिप्ट से खास करके तो भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे और अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पर इजिप्ट के दौरे पर भी गए थे। उस दौरान भी हमने देखा कि किस तरह भारत का फोकस रहा है इन देशों पे और साथ साथ मिडिल ईस्ट के भी जो वेस्ट एशिया के देश हैं उसमें भी अफ्रीका को, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना G20 में, इसकी अहमियत हमें समझाएंगे आप एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, और इससे क्या संदेश जाता है? नगमा जी, मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री ने इसमें इनिशिएटिव लिया, जो कि हमारा अफ्रीका से स्पेशल रिलेशनशिप है, शेयर्ड एम्पैथी है, शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉलोनियल ऑपरेशन हम दोनों ने देखा है। तो हमारे इंडिया और अफ्रीका में जो रिलेशनशिप है वो डॉलर और सेंट्स के हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि एक ब्रदरली रिलेशनशिप है, बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। चाइना जरूर ज्यादा पैसे डाल सकता है, जरूर ज्यादा लोन दे सकता है वहां पर, लेकिन इंडिया की रिलेशनशिप बहुत यूनिक है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि ग्लोबल साउथ को G20 में ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर वॉइस मिलेगी। इंडिया और कुछ कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी ग्लोबल साउथ की बात करते थे, बट अफ्रीकन यूनियन के बाद में आने से एंड व्हाट विल हैपन कि G20 एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। मुझे इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वो सक्सेसिवली फेल करती जा रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो डायनामिक नहीं है, उसने अपने को बदलाव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का ऑपोजिशन है, इंडिया को एंट्री नहीं देते हैं। तो उस हिसाब से ये G20 विच इज अ ग्रुपिंग ऑफ मेजर इकोनॉमीज, आई थिंक अभी प्राइमरीली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज के लिए बनाई गई थी, अभी भी वही करती है, बट आप इकोनॉमी को, फाइनेंस को और पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी को अलग नहीं कर सकते हैं। ये सब एक दूसरे पे इम्पिंज करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने 5-10 सालों में ये G20 will become the primary organization on international scene and will begin to deal with political security issues के भी बारे में सोचने लगेगी और बात करने लगेगी और उसमें डील करने लगेगी। तो उस सिचुएशन में अफ्रीकन यूनियन की एंट्री बहुत अहम है, अफ्रीकन यूनियन की एंट्री बहुत अहम है। और जैसा आपने कहा कि आने वाले दिनों में इसकी अहमियत, यानी G20 जो ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ 20 जो बढ़ के अब 21 वैसे भी हो गई अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद में, तो वो उसकी वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस की काफी मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं वो उस तरह का काम नहीं कर पाई जैसे उनसे उम्मीद थी। और G20 का जो रेलेवेंस है, जो उसकी अहमियत है, वो बढ़ती गई है। वो एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो और सामरिक और राजनयिक इस तरह के राजनीतिक फैसले जो हैं वो भी लें। और भारत की अध्यक्षता बहुत महत्वपूर्ण इसमें रही है कि एक जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज, विकासशील देशों की आवाज मजबूती से यहाँ पे सामने आई है। जैसे बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल पर ही बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देशों में मतभेद है। जो विकसित देश है और विकासशील देश हैं उसको भी बहुत तरजीह दी गई है और सामने रखा गया है कि कैसे
इन देशों को, विकासशील देशों को और ज्यादा मदद चाहिए आर्थिक, ताकि वो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में जो कमी लाने की बात है उसको वो हासिल कर सकें और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं उस तक आगे बढ़ सकें। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ऐतिहासिक दिन रहा है भारत की अध्यक्षता में G20 के लिए। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर आम सहमति बन गई है सभी देशों की और इसलिए एक बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तो G20 की अध्यक्षता में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली और एक ऐतिहासिक दिन आज भारत के लिए, जब न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर आम सहमति बन गई है। और इसके पीछे, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, कि तमाम मंत्री और अफसर और G20 शेरपा, इन तमाम लोगों ने लगातार मेहनत की है, तब जाकर एक आम सहमति बनी है ऐसे तमाम मुद्दों पर जिस पर वैसे काफी मतभेद हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हो गया। तो G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस पर ट्वीट भी किया था और कहा कि मजबूत और टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास इसका एक अहम हासिल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG पर तेजी से विकास होगा। सस्टेनेबल भविष्य के लिए हरित विकास, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और बहुपक्षीयता यानी मल्टीलैटरलिज्म में नई जान फूंकना भी एक अहम इसका पहलू है, इसका एक गोल है। सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सर्वसम्मति के साथ ऐतिहासिक और नई राह बनाने वाला घोषणा पत्र है। नए भू राजनीतिक दौर में आज की दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है। यह आज की दुनिया में प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दर्शाता है। तो और अमिताभ कांत ने इस पर क्या कहा है, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, उन्होंने इस पर क्या कहा है, सुनते हैं। India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders Declaration. This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. This is a complete statement with 100% unanimity. This demonstrates both the Prime Minister's and India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. Secondly, this has been the most ambitious presidency in G20's history ever, because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annexed documents, are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. तो पहले जितना कभी अचीव किया गया उससे 2.5 गुना ज्यादा है जितने यहाँ पर स्टेटमेंट्स, जितने डेक्लेरेशंस यहाँ पर हुए हैं। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत की अध्यक्षता में इन तमाम मुद्दों पर एकजुटता बनी है। डीपी श्रीवास्तव साहब, भारत की जो भारत का दर्जा है और भारत का स्टेटस है जो इस समय ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में क्या कहता है ये? देखिए, भारत का जो दर्जा है उसका रिकग्निशन हमें द्विपक्षीय स्तर पे लेकिन बड़े ऊंचे स्तर पे कल मिला, जब इंडो यूएस जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा ही कैटेगोरिक शब्दों में उसका समर्थन किया गया है। इसके अलावा जो हमारी कुछ हमारे जो प्रपोजल्स हैं, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बड़ा प्रोमिनेंटली फिगर करता है इस डॉक्यूमेंट में।
प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी जब आए, उन्होंने भी बहुत तारीफ करते हुए कहा कि ये सही समय है भारत की अध्यक्षता के लिए। जिस तरह की का रोल इस समय विश्व कह सकते हैं हम कि पटल पे भारत का है, ये इसमें भी दिखता है वीरेंद्र गुप्ता जी के कैसे तमाम देशों को, जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनको एक आम सहमति के मुद्दे पे कई मुद्दों पर ला सकता है भारत। तो वो रोल जहां भारत जो है सॉल्यूशंस और सबको साथ लाने का काम कर सकता है, दुनिया की नजर में जो भारत की पोजीशन है उसके बारे में ये क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स हैं वो काम नहीं करी। तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम की जो अप्रोच भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू में रखी, जो उसका अंडरलाइंग थीम हुआ, आई थिंक उसकी बड़ी रेजोनेंस है सरकारी तौर पे, गवर्नमेंट्स के लेवल पे, और जो हजारों वर्किंग ग्रुप्स, 10-20 वर्किंग ग्रुप्स बने, सिविल सोसाइटी 20 का मैं भी हिस्सा था, और हमने हजारों मीटिंग्स करी और लाखों लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया, इंडिया से और बाहर से। सब लोगों में एक बड़ा एक जज्बा था, एक रेजोनेंस थी कि जो अप्रोच, यही अप्रोच आगे ले जा सकती है दुनिया को। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ कॉन्सेंसस से, आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, पूरी टीम के लिए। और इस वजह से भी पॉसिबल हुआ कि जो एक एग्रीमेंट है, लोग बाग पोजीशन ले लेते हैं पहले, फिर बाद में पोजीशन उसको उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारी डिप्लोमेटिक स्किल्स। लेकिन ये एग्रीमेंट होने के बाद में कुछ ऐसा बताया गया एक पैनलिस्ट ने कि इसका मतलब लगता है कि यूक्रेन पे ज्यादा सहमति आगे बढ़ रही है, या ग्रीन ट्रांजिशन पे डिफरेंसेस कम हो गए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ही मुद्दों पे डिफरेंसेस बहुत वाइड हैं। ग्रीन ट्रांजिशन की बात करें तो फंडिंग गैप, जब ये 20 साल पहले मैं उस नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व था, उस वक्त $200 बिलियन का एक क्लाइमेट फंड की बात चल रही थी। अभी तक एक नया पैसा नहीं आया है। आज की तारीख में कुछ ट्रिलियन डॉलर्स, $5 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, आपको इस पर जरूर शक है और कई सवाल इसके फाइनल ब्लूप्रिंट्स भी देखने होंगे कि जो इस पर कई लोगों ने बात उठाई भी है। बिल्कुल, क्यों, लेकिन ये है कि कुछ सहमतियां बनी हैं, ये तमाम मुद्दों को इसमें मेंशन किया गया इस डिक्लेरेशन में। और आगे देखना होगा कि ये जो मुद्दे हैं मतभेद के, खास करके जो फॉसिल फ्यूल्स की बात है, बायोफ्यूल्स की बात है, उसके ऊपर जो मतभेद हैं विकासशील और विकसित देशों में, उस पर आगे बात कैसे बढ़ती है, वो फंड कब आता है जितना वादा किया गया है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए।